नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जिले के लोगों को 280 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का तोहफा दिया है। यहां पर गीड़ा में आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान 143 करोड़ रुपए की विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। तो वहीं 6 नए निवेशकों को 45.5 एकड़ भूमि आवंटन का प्रपत्र सौंपा गया है। साथ ही गीड़ा प्रशासन के मुताबिक इन निवेशकों के 1005 करोड़ रुपए के निवेश से करीब 2700 नए रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा। और आज उसका परिणाम गोरखपुर जनपद की, गोरखपुर कमिश्नरी की प्रत्येक विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहा है। कहीं सड़क बन रही है, कहीं स्कूल कॉलेजेस बन रहे हैं, कहीं उद्योग धंधे लग रहे हैं, कहीं पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निर्माण हो रहा है, कहीं पर अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण हो रहा है, कहीं पर ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विद्यालयों के नवनिर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, कहीं पर बाढ़ बचाव से संबंधित कार्य हो रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, कहीं मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। कुछ न कुछ कार्य किसी न किसी क्षेत्र में ये निरंतर हो रहे हैं। और मैं आज आप सबको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं कि सरकार धनराशि देती है, हमारे माननीय सांसद विधायकगण उसके लिए प्रयास करते हैं, सरकार उसको स्वीकृत करके धनराशि भी अवमुक्त करती है। और इसी बीच आधी रात को जब सारा शहर रुपेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे पूरा मामला क्या कुछ है कि और क्या कुछ हिम्मत हो गई इन दबंगों की कि उन्होंने एक घर में आग लगा दी है। जी देखिए, बरेली के थाना किला क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर बानकारा एक मोहल्ला लगता है। वहाँ पर एक जिम चल रहा था। तो जिम में पहले तो दोनों पार्टियों में आपस में कहासुनी हुई डंबल उठाने को लेकर। उसके बाद में जो है वो फिर वहाँ मारपीट होने के बाद वो मामला शांत हो गया था उस समय। उसके बाद में जब रात में जब सारा शहर सो रहा था, उस समय इन लोगों का जिम में उत्पात चल रहा था। कई राउंड फायरिंग भी की गई, पेट्रोल डालकर घर को भी आग लगाई गई थी। जी पल्लवी। रुपेंद्र, घर में कौन कौन मौजूद था, पता चल पाया है? घर में पूरा परिवार ही, विपक्षी का पूरा परिवार मौजूद था, लेकिन वो किसी तरह से अपने जान बचाकर जो है वहां से भाग निकले थे। जल्दी जो है फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, तो फायर ब्रिगेड ने आके जो है आग पे काबू पाया है। जी पल्लवी। रुपेंद्र, आरोपी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आरोपी कौन था जो उसने इतनी बड़ी हिमाकत करी कि एक पूरे घर में आग लगा दी जहां पर लोग मौजूद थे, उन्हें जिंदा जलाने की यहाँ पर कोशिश की गई, और क्या कुछ कार्रवाई उस पर हो रही है? आरोपी भी देखिए वही पड़ोस का ही आरोपी था और इन लोगों के साथ का ही था। लेकिन डंबल ज्यादा या कब ज्यादा वजन उठाने को लेकर इनमें जो है मारपीट हुई थी। पहले गाली गलौज हुआ था, उसके बाद मारपीट हुई, उसके बाद जो है वहां के लोगों ने उसे शांत करा दिया था। शांत होने के बाद में जब रात में जब तूल पकड़ा इसके लिए, तो सारा मोहल्ला सो रहा था, मोहल्ले में कोई नहीं था। उसके बाद में इन लोगों ने, कई लोग ये इकट्ठे होकर 10-20 लोग इकट्ठे होकर आगे, तो जो घर में जो है धावा बोल दिया और विपक्षी के घर में जो आग लगा दी थी, लाठी ठंडो थी। जी रुपेंद्र, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है इस आरोपी पर? किला पुलिस ने अभी कुछ लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया है, कुछ लोगों की तलाश में जो है जारी है। FIR थाना किला में हो गई है। रुपेंद्र, घायलों की क्या हालत है, आपसे भी जानना चाहेंगे। घायलों को देखो, दो लोगों के लिए जिला अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। स्थिति अभी जो है गंभीर नहीं है, जो है एक आध दिन में छुट्टी हो जाएगी उनकी। जी रुपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि दबंगों का आतंक इस वक्त इतना बढ़ चुका है कि उन्हें पुलिस और कानून दोनों की ही जैसे कोई परवाह नहीं है। और ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला ये बरेली से सामने आया है, जहां पर महज डंबल उठाने की बात को लेकर विवाद शुरू हुआ
और ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में आग लगा दी, जब घर में तमाम परिवारजन उसके मौजूद थे। जिंदा उन्हें जलाने की कोशिश की गई। हालांकि सभी वहां से बाहर निकल आए, लेकिन घायलों का इलाज अभी भी जारी है। कुछ लोग काफी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। रायबरेली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद रायबरेली पहुंचे हैं। आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य के जैसे ही रायबरेली पहुंचे तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने यहां पर सीएमओ ऑफिस का भी निरीक्षण किया। साथ ही सीएमओ ऑफिस के साथ साथ ट्रेनिंग सेंटर का निरीक्षण किया गया है और अस्पताल में गंदगी को देखकर सीएमओ को कड़ी फटकार लगाई गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे दस्ते के साथ वो निरीक्षण करने पहुंचे हैं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के। और इसी के बाद से अस्पताल में भी हड़कंप की स्थिति बनी रही। ट्रेनिंग सेंटर का निरीक्षण किया गया और जो गंदगी पाई गई है अस्पताल में और जो अव्यवस्थाएं देखने को मिली, उसको लेकर सीएमओ को कड़ी फटकार भी यहाँ पर लगाई गई है और तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को अहम दिशा निर्देश दिए गए। मज़ीद जानकारी के लिए इस खबर पर संवाददाता ओम शंकर हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खामियां वहां पर पाई गई इस निरीक्षण के दौरान? देखिए, जैसे ही अपर स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद सीएमओ ऑफिस पहुंचे हैं, वैसे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। और सबसे पहले जो रविवार के दिन शासन के द्वारा जो है वो आलोक मेला कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके निरीक्षण के लिए आए थे, लेकिन अचानक ओम शंकर से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। दर्शकों को बता दें कि आप देख सकते हैं ये अस्पताल के बाहर का नजारा है, जहां पर तमाम अधिकारी और अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव पहुंचे हैं और निरीक्षण किया गया इस दौरान। साथ ही तमाम खामियों को देखते हुए यहाँ पर सीएमओ को फटकार लगाई गई है। स्वास्थ्य कर्मियों को भी दिशा निर्देश जारी किए गए और गंदगी को लेकर खासतौर पर यहाँ पर फटकार लगाई गई है। इसी के साथ ही जो ट्रेनिंग सेंटर है उसका भी निरीक्षण किया गया और तमाम मरीजों से भी इस दौरान बात की गई। आपको बता दें कि यहाँ पर अपर स्वास्थ्य सचिव पहुंचे थे रायबरेली में, जिसके बाद से ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। लगातार अधिकारी दौरे कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर दौरे किए जा रहे हैं। तमाम मंत्री और अधिकारी गण पहुंच रहे हैं अस्पतालों में और निरीक्षण किया जा रहा है। इलाके में जिस तरह से रखरखाव है, सड़कों की जो कुछ हालत है, उसे भी लेकर निरीक्षण किया जा रहा है और तमाम दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। बहरहाल अमित मोहन प्रसाद यहां पर रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण किया है और इस दौरान जो खामियां पाई गई उसके बाद सीएमओ को निर्देश दिए गए। और इसी के साथ ही अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यहाँ पर बरेली में पॉलिथीन व्यापार को लेकर एक खबर सामने आई है, जहां प्रतिबंधित होने के बावजूद भी बरेली में खुलेआम पॉलिथीन का व्यापार हो रहा है। आपको बता दें कि पॉलिथीन का अवैध व्यापार नगर निगम के कर्मचारी ही कर रहे हैं, तो वहीं योगी सरकार जहां एक तरफ पॉलिथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा चुकी है, तो दूसरी तरफ बरेली में धड़ल्ले से ही प्रतिबंधित पॉलिथीन बेची जा रही है। आपको ये भी बता दें कि कुतुब खाने में जाली पॉलिथीन की दुकानों पर आज कई ठेला भरकर पॉलिथीन आई है, जिसका वीडियो बनाते समय एक पत्रकार का मोबाइल छीन लिया गया और पत्रकार के साथ इस दौरान अभद्रता भी की गई है। योगी सरकार में पत्रकार पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और कई बार नगर में ऐसी शिकायतें भी की गई, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। निर्देशन में विशेषकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल मार्गदर्शन। कड़ी कार्रवाई की जाएगी और रुपेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला रहा, विस्तार से बताइए। तकनीकी कारणों की वजह से रुपेंद्र से भी संपर्क फिलहाल हमारा नहीं हो पाया है, लेकिन आपको बता दें कि बरेली से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर एक तरफ पॉलिथीन को बैन कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद पॉलिथीन के जो व्यापारी हैं वो पॉलिथीन का इस्तेमाल करने से नहीं रुक रहे हैं। और ऐसी ही एक खबर बरेली से सामने आ रही थी और जब इस खबर को, इस पूरी घटना को एक पत्रकार ने अपने कैमरे में कैद करना चाहा तो उसका फोन तोड़ दिया गया।
कर्मचारी यहाँ पर पॉलिथीन का अवैध व्यापार कर रहे हैं और कोई रोक उस पर नहीं लग रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कड़ी प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके आज भी धड़ल्ले से पॉलिथीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब इसकी वीडियो बनाने की कोशिश की गई तो कर्मचारी ने फोन तोड़ दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बरेली में रुपेंद्र हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रुपेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला रहा और क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? जी देखिए, बताना चाहूंगा, ये थाना कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर कुतुबखाने पर एक तरफ तो सरकार जो है पॉलिथीन पर बैन लगा रही है, लेकिन एक दूसरी तरफ जो है ये लोग जो है पन्नी के लिए पॉलिथीन जो होती है ना, कैरी बैग, उसके लिए खुलेआम धड़ल्ले से बेच रहे हैं। ट्रकों से यहाँ माल आ रहा है। कई दुकानें चौकी क्षेत्र के पीछे ही चल रही हैं, कुतुबखाने चौकी क्षेत्र के पीछे, लेकिन अभी तक इतनी शिकायतें करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई इन्होंने इन पे। और एक खुलेआम धड़ल्ले से इसी तरह से कैरी बैग का जो है बाजार में उतार दिए, जो कि जिसपे गायों को नुकसान हो रहा है। गाय खुलेआम जो पन्नी को खा रही है, उसके बाद कैंसर बन रहा है गाय के लिए दिक्कत है। कुछ तो अगर हम ये देखना चाहेंगे तो कभी हमने जो है एडीएम सिटी से भी कई बार शिकायत की, नगर आयुक्त से भी कई बार शिकायत की, लेकिन इस तरह की कोई कार्रवाई आज तक हमें देखने को नहीं मिली। तो रुपेंद्र, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं साफ तौर पर उसमें पॉलिथीन ले जाते हुए दिखा रहे हैं, और क्या ऐसे में किसी अधिकारी ने उन्हें नहीं रोका? पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि पॉलिथीन का इस्तेमाल बैन कर दिया गया है सरकार की तरफ से? कोई कार्रवाई नहीं किसी से की गई। जब पत्रकार ने उसकी जो है वीडियो उसकी बनानी चाहिए तो उसका मोबाइल छीन लिया जाता है, उसके साथ अभद्रता की जाती है। इस तरह का व्यवहार आज भी जो सामने आया है, जो कुतुबखाने का मामला है, वहां पर एक जॉनी नाम का व्यक्ति, एक पंडित नाम का व्यक्ति, दोनों लोग खूब धड़ल्ले से इनकी गोदामों में इतनी पन्नियां भरी हुई हैं, शायद जो ट्रकों से अगर यहाँ पर छापा पड़े तो ट्रकों से पन्नी पकड़ी जाएगी, लेकिन इन लोगों के साथ, पत्रकारों के साथ इसी तरह का व्यवहार ये लोग करते हैं। तो रुपेंद्र, आखिर पत्रकारों के साथ अभद्रता यहाँ पर किसने की है, पता चला है? पत्रकारों के साथ अभद्रता इन्होंने की, जॉनी है, ये बड़े व्यापारी हैं पन्नी के, बरेली के मशहूर व्यापारी कहेंगे। एक पंडित जी हैं, इनकी भी दुकान वहीं पर है और गोदाम भी उनके मकान के पीछे लगी हुई है। इन्होंने जो है, जब पत्रकार ने उसकी ठेले की जो है वीडियो बनानी चाहिए तो उन्होंने एकजुट होकर जो है उसका मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीनने के बाद उससे गाली गलौज किया, अभद्रता की उनकी। जी रुपेंद्र, किस चीज की वो फैक्ट्री थी या फिर क्या कुछ सामान था जो उस पॉलिथीन में लेकर जाया जा रहा था? वो कैरी बैग था, कैरी बैग जो खाली पन्नी जो होती है वो था, जिसमें सामान हम रख के देते, जो कि योगी सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, पूर्ण प्रतिबंध है। वो पन्नी जो है इनके यहाँ गोदाम में इकट्ठी होती है, गोदाम में इकट्ठी होने के बाद ये दुकान पे अपने लगाते हैं, दुकान के बाद ये सेल करते हैं, उसको महंगे रेटों में बेचते हैं। जी पल्लवी। जी रुपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि अवैध तरीके से यहाँ पर पॉलिथीन का और पन्नी का कैरी बैग का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जब वीडियो बनाने की कोशिश की गई, इस मामले को उजागर करने की कोशिश की गई, तो उनके साथ यानी पत्रकारों के साथ भी अभद्रता की गई है। और पुलिस द्वारा जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत पूरे जिले में करीब 28 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एनबीडब्ल्यू, वारंटी और वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि औरैया पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा और उच्च अधिकारियों के निर्देशन में वांछित अपराधियों के खिलाफ जिले में सभी थानों में यह अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही जनपद औरैया में उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर और कुशल मार्गदर्शन में वांछित अपराधियों के खिलाफ अंदर ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें सभी 10 थानों से 20 टीमें गठित करके दबिश करवाई गई। और इसके बाद इसी दौरान करीब 15 वारंटी गिरफ्तार हुए हैं और 10 वांछित आरोपी और 3 जिला बंदर को गिरफ्तार किया गया है। इसी के बाद सबको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है और अब विधिवत कार्यवाही की जा रही है। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यहाँ ज्ञान व्यापी परिसर का आज दूसरा दिन है सर्वे का, जहां रविवार की सुबह से ही सर्वे शुरू किया गया है। परिसर के तहखाने को बंद तालों की चाबी 16 साल बाद सार्वजनिक रूप से सामने आई है। 4 जनवरी 1993 के विवादों के बाद बंद हुए तालों की चाबी राजकीय कोषागार में जमा कर दी गई थी, लेकिन 2006 में किसी मौके पर चाबियां कोषागार से निकालकर पुलिस को दी गई थी और इसी के बाद से चाबी को लेकर संशय की स्थिति बन गई थी। यही कारण है कि न्यायालय ने चाबी पर संशय होने के दौरान ताला खोलने या तोड़ने का आदेश दिया था। उधर कमीशन वाली जगह पर अराजी
9130 की नापी गई एक तहसील की टीम का गठन किया गया और तहसील ने दर्ज किए गए रिकॉर्ड को कमीशन की कार्रवाई में शामिल किया है। आपको बता दें कि रविवार को तहखानों के बाद दीवारों और अन्य जगहों का सर्वे कराया जाएगा और कमीशन की कार्रवाई पूरी होने के बाद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के पास इनकी चाबियां रहेंगी। अदालत के आदेश पर शनिवार की सुबह कमीशन की कार्रवाई शुरू होने से पहले अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के सदस्य चाबी लेकर उपस्थित हो गए थे। दरअसल जिलाधिकारी की ओर से जारी किए गए नोटिस में साफ कहा गया था कि अगर चाबी उपलब्ध है तो कमीशन की कार्रवाई के दौरान लेकर उपस्थित रहें और अन्यथा ताला तोड़कर चाबी कोषागार में जमा करा दी जाएगी। और रुक करेंगे मिर्जापुर की ओर, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिर्जापुर में रिश्वत लेते हुए एक लेखपाल का वीडियो वायरल हुआ है। मिर्जापुर में ये बड़ी खबर, जहां पर एक वीडियो वायरल हुआ जहां लेखपाल रिश्वत ले रहा था। पैमाइश के लिए रिश्वत ली जा रही थी और इससे पहले भी लेखपाल पर इस तरह के आरोप लग चुके हैं और लेखपाल को निलंबित भी किया जा चुका है। धनसरिया गांव का लेखपाल बताया जा रहा है। इसका नाम राम प्यारे मणिहान है। मणिहान थाना का मामला बताया जा रहा है और आपको बता दें कि राम प्यारे नाम के इस लेखपाल पर इससे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, निलंबित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद पैमाइश के नाम पर रिश्वत की ठगी की जा रही है। मणिहान गांव का मामला है, मणिहान थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर इस आरोपी लेखपाल पर एक बार फिर से कार्रवाई होने की आशंका है, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पर इस लेखपाल को रिश्वत लेते हुए देखा जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि इस लेखपाल पर इससे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, इसे निलंबित कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद पैमाइश के नाम पर ये लेखपाल रिश्वतखोरी करते हुए नजर आ रहा है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां पर मेल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुरवा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडे चल गए। आपको बता दें कि इस विवाद के दौरान दोनों पक्षों के कई लोगों को काफी गंभीर चोटें आई हैं और घायलों को आनन फानन में जिला अस्पताल भर्ती करा दिया गया, जहां पर एक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। हाँ, ये लालूपुर चौहान का कोई राम किशोर है, वो आए हैं। दो पक्ष हैं, आपस में उनमें विवाद हुआ है, उसके बाद फिर लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसमें कि दोनों पक्ष को चोटें आई हैं, जिनमें से एक पक्ष के राम किशोर हैं, उनको ज़्यादा चोटें आई हैं। उनको जो है हाथ में और पाँव में भी चोटें आई हैं। उनको भर्ती कर लिया गया है, उनका उपचार किया जा रहा है। तो प्रदेश में लॉकडाउन के बाद पर्यटन उद्योग पटरी पर एक बार फिर से लौटने लगा है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से विभाग की बांछें खिल गई हैं और अयोध्या में 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु रामलला दर्शन के लिए पहुंचे, जबकि लखनवी विरासत से रूबरू होने के लिए 40 लाख से अधिक पर्यटक आए हैं। इसी तरह वाराणसी और अन्य धार्मिक स्थलों पर भी पर्यटकों के आने से रौनक लौटनी शुरू हो गई। आपको बता दें कि यूपी में कुल 10 करोड़ 97,53,172 पर्यटक घूमने के लिए आए हैं। कोविड संक्रमण के मामलों में जिस तरह से गिरावट आई है और इसके बाद कोविड संक्रमण फैलने पर प्रदेश में पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया था, इससे पर्यटन उद्योग ठप पड़ गया था। लेकिन घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या अब कमी जो है वो पूरी होनी शुरू हो गई है, क्योंकि साल 2021 के आंकड़े से पर्यटन उद्योग की रौनक का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि लखनऊ में 40 लाख से ज्यादा पर्यटक आए हैं और इनमें से रेजिडेंसी, इमामबाड़ों, पार्कों और तमाम ऐसी जगहों पर घूमने के लिए काफी बड़ी संख्या में घरेलू पर्यटक शामिल हैं, जबकि लॉकडाउन से पहले लखनऊ में सालाना 55 लाख पर्यटक आते रहे हैं। हालांकि वर्तमान में यहां आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या काफी कम है। ये सिर्फ 920 दर्ज की गई संख्या, जब लखनऊ मंडल में नीमसार में तकरीबन 1,31,000 पर्यटक पहुंचे हैं। तो वही बात अगर अयोध्या की जाए तो अयोध्या में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। अधिकारी इसकी वजह श्री राम मंदिर निर्माण को मान रहे हैं। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।